सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पंजाब, क्योंकि पंजाब में अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी से गठबंधन के बाद दोनों दलों ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन बेचे जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सुखबीर बादल खुद इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अकाली दल ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। तो अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मोहाली की सड़कों पर कुछ इस तरह का नजारा था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ कोरोना संकट की दूसरी लहर को जिस हिसाब से पूरे देश ने झेला है, पंजाब भी उससे अछूता नहीं रहा। वो राज्य जहां पर संक्रमण के केसेस सबसे ज्यादा थे, उनमें से एक रहा है पंजाब। और ऐसे में आज ये तस्वीर दिखाई दी जब प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ता, समर्थक, अकाली दल के नेता सड़कों पर उतरे। खुद सुखबीर सिंह बादल इसकी अगुवाई कर रहे थे और इस दौरान इस तरह से भीड़ का ये मंजर मोहाली की सड़कों पर दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद सुखबीर सिंह बादल को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन अकाली दल की मांग स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अमरिंदर सरकार के खिलाफ ये मोर्चा बीएसपी और अकाली दल, क्योंकि दोनों का गठबंधन हो चुका है, अगले साल पंजाब में चुनाव है और उससे पहले सियासी जमीन पर किस तरह से प्रदर्शन का ये रंग दिखाई दे रहा है वो आप देखिए। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन बेचे जाने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया और सड़क पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, नारेबाजी की, बैनर पोस्टर्स के साथ ये पहुंचे। पानी की बौछार कर कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को यहां से हटाने का प्रयास भी हुआ, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग भी एक पल के लिए तो इस भीड़ के सामने कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। बढ़ते आगे और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, बात अयोध्या के जमीन विवाद की। डील जो जमीन को लेकर हुई उस पर विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष ने जांच की मांग की है तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई। आज तक ने पुराने मालिकों से इस जमीन का सच जाना। रामनगरी अयोध्या, भव्य राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से हो रहा है, लेकिन जमीन डील पर विवाद ने सरयू में उबाल ला दिया है। आरोप सीधे मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगा है। आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी। सिर्फ 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। मामले की तह तक जाने के लिए आज तक ने जमीन के मालिक की पड़ताल की तो जमीन के 4 मालिक सामने आए। पहले मालिक जावेद आलम हैं, जिन्होंने 2009 में जमीन बेचने की सोची। 2011 में उन्होंने 1 करोड़ में सौदा किया। 6 महीने बाद सर्कल रेट बढ़ने से जमीन 2 करोड़ में कुसुम पाठक को बेच दी। कुसुम पाठक ने उस जमीन को रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को उतनी ही कीमत पर बेच दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से ये जमीन खरीदी। इसके लिए ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ कीमत चुकाई। आज तक जमीन के पुराने मालिकों से विवाद के बारे में सवाल किया तो दोनों ने कहा कि इसका बाजार भाव तो इससे भी ज्यादा है। ये जो ट्रस्ट कह रहा है उस पर आपका क्या मानते हैं? जिक्र 18 करोड़ में लगभग जी उन्होंने सही लिया है और इस वक्त कीमत जो है वो 20 के ऊपर है। 20 के ऊपर? जी 20 करोड़ 20 के ऊपर चल रही है। वही जमीन जो ट्रस्ट ने ली? जो ट्रस्ट ने लिया वो जमीन 20 के ऊपर जो है चल रही है इस वक्त। 25-26 करोड़ के ऊपर का मामला ये। हाँ जी जी। तो ये तो उनके ऊपर तो आरोप बहुत ट्रस्ट पे लगाए जा रहे हैं। कोई आरोप नहीं, ट्रस्ट ने जो जमीन ली है वो सही ली है। अगर देखा जाए तो आज के जो समय है, आज का जो राम मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी जमीनें हैं, आज अगर उसका देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपए पर बिस्वा है। लगभग अगर इस जमीन की एक वैल्यू निकाली जाए लगभग 24.5 करोड़ रुपए लगभग इसकी वैल्यू है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश की जनता ने ये मान लिया कि वहां मंदिर निर्माण होना है रामलला का,
मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वहीं से ऐसी खबरें अगर आए कि जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अयोध्या की जमीन पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा दें। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अब जरूरी है कि विवाद पर लगाम लगे, जांच से सच्चाई सामने आए, ताकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण बिना किसी विवाद के जारी रहे। लखनऊ से अशोक सिंघल, शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन से जमीन खरीदी। कहा जाता है कि 10 मिनट पहले उन्होंने 2 करोड़ में जमीन की रजिस्ट्री कराई। सुल्तान अंसारी के पास। सुल्तान, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। पूरा विवाद आपको पता है क्या चल रहा है। आपने जब ये बेची थी तो आपको क्या अंदाजा था कि ये सब चीजें इस तरह से ऊपर नीचे होंगी? नहीं, ऐसा अंदाजा तो था नहीं, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। जी। क्या मामला है पूरा? कब आपने जमीन खरीदी, कब आपने बेची? हमने जो जमीन खरीदी है सन 2011 में, इस जमीन का सबसे पहली बार हम लोगों ने एग्रीमेंट कराया, जिसके साक्ष्य जो है ये मौके पे मौजूद है। सन 2011 के ये है, ये एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। और ये 4/3/2011 ये पहला एग्रीमेंट हमने कराया। ठीक। इसमें रेट क्या था उस समय? इसका रेट था 1 करोड़ रुपए। जो जावेद ने दिया था उस समय, ये देखिए 1 करोड़ रुपए उस समय रेट था, और जिसमें 10 लाख रुपए जो है पेशगी के रूप में दिया गया था। जी। तो ये पाठक को मिला था जावेद के थ्रू? जी, पाठक, हरीश पाठक, कुसुम पाठक और हमारे पिताजी इरफान अंसारी। जी। उसके बाद फिर ये केस आगे कहाँ पड़ा? फिर उसके बाद जब लोग इसमें कैसे आए? हम बता रहे हैं, उसके बाद सन 2014 में ये रिन्यूअल कराया गया रजिस्ट्री का, जो कि एग्रीमेंट खत्म हो रहा है वो तो करा दिया। ठीक है, ये देखिए 4/3/2014 ये रिन्यूअल कराया गया। उसके बाद फिर ये जो है 2019 में, ये डेट है 17/9/2019, इसको जो है हम लोगों ने, फिर 9 लोगों ने इसका एग्रीमेंट कराया अपने नाम 2019 में। तो 19 में तो क्या रेट आया? 2 करोड़ रुपया 19 में जो है इसका रेट आया। 1 करोड़ से 2 करोड़ कैसे हुआ? चूंकि समय इतना, इस अंतराल जो है बढ़ा, उसके हिसाब से जिससे हमारे एग्रीमेंट हुआ उससे ये डील हुई कि भाई हम 2 करोड़ में देंगे, 1 करोड़ में आप नहीं देंगे। सर्किल रेट बढ़ गया, 2 करोड़ रुपये में हमारी उनकी डील हो गई। फिर 2019 को चली 2 करोड़ है। ठीक है, अब इसके बाद ट्रस्ट आपके कब संपर्क में आया? उसके बाद जब ट्रस्ट हमसे आज से 3-4 महीना पहले जब बात हमारी हुई, तो कई चक्र में बात हुई हमारी उनसे कि हमको ये जमीन लेना है। तो हमारी उनकी जब बात हुई तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में ये डील हो गई। उसमें किससे बात हुई थी? हमारे में चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-3 सदस्य और थे, जिसको हम नहीं जानते हैं क्या है। जी। तो क्या बात? रुक करते हैं अगली खबर का। बात अब पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम की। इन दिनों बंगाल बीजेपी में हलचल तेज है। ये सुगबुगाहट है पार्टी छोड़ने वालों की। कयासबाजी तेज है। कल जब राज्यपाल से मिलने बीजेपी विधायक पहुंचे तो 25 विधायक इस दौरान गायब थे, और यही वजह है कि नई तरह की सियासी शंकाएं इस वक्त दिखाई दे रही हैं। चुनाव से पहले बंगाल में खूब खेला हुआ, चुनाव के दौरान भी जमकर खेला हुआ, अब चुनाव के बाद भी खेला जारी है। कोलकाता में राजभवन से कल एक ऐसी तस्वीर आई जो कई सियासी इशारे करती है। नंदीग्राम में ममता को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे।
मुद्दा था राज्य में सियासी हिंसा का, सुरक्षा के मसले पर ममता सरकार की अनदेखी का। इस बार के चुनाव में जीत के दौरान सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे शुभेंदु बीजेपी विधायकों की अगुवाई कर रहे थे। बीजेपी के 50 विधायक राज्यपाल से मिले, लेकिन बाकी 25 एमएलए मीटिंग में नहीं पहुंचे। सवाल है कि आखिर वो 25 विधायक कहां थे? वो राज्यपाल के साथ मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे? कयासबाजी तेज हो गई है कि जो विधायक राज्यपाल से मिलने नहीं आए वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आज तक के सवाल पर कुछ और ही तर्क दे दिया। मुकुल रॉय के जाने से बहुत लोग चाह रहे हैं जाना, राजीव बनर्जी जैसे हैं, काफी लोग हैं। वो छोड़ दीजिए, सब विचारधारा का ऊपर वोट है और वोट मोदी जी को देखकर होता है। आज 50 लोग आए, ये भी सवाल उठ रहा है कि पूरी स्ट्रेंथ नहीं पूरे स्ट्रेंथ नहीं बुलाया, तो शक्ति प्रदर्शन के दौरान जो विधायक गवर्नर के साथ बैठक में नहीं मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर उत्तर बंगाल से आते हैं। इस बार के चुनाव में इस इलाके में ममता ने पकड़ बनाई है। चुनाव बीत जाने के बाद से टीएमसी छोड़ बीजेपी में गए नेताओं की घर वापसी भी होने लगी है। पहला बड़ा नाम मुकुल रॉय का था, जो कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें इसका इनाम भी दिया। मुकुल रॉय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। तो বিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। এই তো আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात के दौरान बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। राज्य में सियासी हिंसा जारी रहने के आरोप लगाते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। मामला गंभीर है। 2 तारीख का बाद हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ, साथ महिला के ऊपर बहुत 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 माने निंदा करने के कोई भाषा भी नहीं है। ये अत्याचार हुआ, रेप हुआ, गैंग रेप हुआ अपर्णा दास के ऊपर, 300 से ज्यादा महिला के ऊपर मॉलेस्टेशन हुआ, 25 महिला के ऊपर रेप हुआ। इसको भुगतना पड़ेगा। एक और टीएमसी गुंडा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ममता सरकार पर सियासी आरोपों से अलग बीजेपी में बगावत की खबरों ने पार्टी नेताओं की नींद उड़ा दी है। लेकिन ममता बनर्जी भी सोच विचार कर नेताओं की वापसी पर फैसले ले रही हैं। বিধায়কেরা গেছেন, তাদের মধ্যে সব বিধায়ক গেছেন বলে আমার মনে হয় না। অনেক বিধায়কই যাননি, 51 জন গেছেন। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 24 জন যাননি। তো বাকি 24 জন কেন গেলেন না সেটা ওরা একটু তদন্ত করুন, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এই হিংসার অভিযোগটা। फिलहाल सवाल और संकट बीजेपी के सामने है। मुकुल रॉय के बाद अब राजीव बनर्जी और सुनील मंडल जैसे नेताओं के टीएमसी में जाने की खबरें बीजेपी को परेशान कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्धमान पूर्व से सांसद सुनील मंडल भी जल्द टीएमसी में वापसी करेंगे। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। एलजेपी में आपसी फूट की खाई चौड़ी होती जा रही है। अब तक पार्टी के अध्यक्ष पद संभाल रहे चिराग पासवान के खिलाफ बागी सांसदों ने सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब चिराग पासवान से अध्यक्ष पद छीनने की भी तैयारी है। खबर है कि पशुपति पारस ने इसकी रणनीति भी तय कर ली है। अकेले लड़ो, शेर के बच्चे होगे तो जंगल चीर के बाहर निकलोगे, नहीं होगे तो वहीं पे मारे जाओगे। तो ठीक है ना, मेरे में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि मैं अकेला निकला हूं। बिहार चुनाव में गरजने वाले शेर थे चिराग पासवान। चिराग ने बुलंद आवाज में विरोधियों को बताया था कि उन्हें कोई कमजोर ना समझे। लेकिन उसी बिहार चुनाव से चिराग के खिलाफ उठी चिंगारी अब शोला में तब्दील हो चुकी है। उनके अलावा पार्टी के सभी 5 सांसद बागी हो चुके हैं। चिराग के नाम पर पार्टी में 2 धड़ा हो चुका है। एक तरफ है चाचा पशुपति पारस तो दूसरी तरफ है चिराग पासवान। बगावत शुरू हुई तो पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई और इस घटना का केंद्र बनी दिल्ली, जहां चिराग को पार्टी में अलग थलग करने की नींव रखी पशुपति पारस ने। सोमवार को एलजेपी में तेजी से सियासी पिक्चर बदली। पहले पशुपति पारस ने मीडिया को संबोधित कर चिराग के खिलाफ आवाज उठाई, कह दिया कि उनकी पार्टी एलजेपी एनडीए में है
और आगे भी रहेगी। तभी चिराग अपने चाचा को मनाने निकल पड़े। पूरे 25 मिनट तक पशुपति पारस के आवास के बाहर ड्रामा चलता रहा। चिराग घर के अंदर तो पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। वो 1.5 घंटे के बाद लौट गए। उसके बाद रात करीब 8:30 बजे पशुपति पारस के नेतृत्व में 4 अन्य सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले, जहां पारस को पार्टी संसदीय दल का नेता बना दिया गया। ऐसा है, एलजेपी से हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। पार्टी हम लोग का एलजेपी ही है, अलग नहीं हो रहा है, पार्टी में ही है। आप लोग दिखा रहे हैं जो टूट हो गई, टूट नहीं हुआ। एलजेपी पार्टी है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नेता है, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग एलजेपी हैं, जो हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए के पार्ट है। चुनाव लोकसभा लड़े थे एनडीए के पार्ट बन के, जनता हम लोग को मदद किया। फिर हम लोग बिहार में चुनाव लड़े थे, तो एनडीए के पार्ट है। हम लोग सभी नेतृत्व में हम लोग विकास करना चाह रहे हैं। चिराग के लिए ये बड़ा झटका था, लेकिन कलह का ये अंत नहीं, क्योंकि बागी सांसद अब पार्टी का अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी में हैं। नहीं है, ये कुछ आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और ऐसे भी पारस बाबू का इच्छा था कि चिराग जी आगे बढ़े, सीएम बने, प्रधानमंत्री बने, उनकी इच्छा थी आगे बढ़े। लेकिन जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया, पूरे जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया। हमें लगता है कि उन विश्वासों पर खरे उतरने का काम वो नहीं किए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस जल्द पार्टी अध्यक्ष पर दावेदारी पेश करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई जाएगी। उसी बैठक में चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को एलजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पशुपति पारस ने एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से संपर्क करना शुरू भी कर दिया है। मेरा तो खाली बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने राय दिया था कि इस तरह से एनडीए में रह करके जदयू का खिलाफत करना, और खास करके मुख्यमंत्री का बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्राइडेंट ऑपोजिशन उनको अपोज करना, ये गलत स्ट्रैटेजी था। मेरा तो मेन डिफरेंस वही था। उसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो था, और खास करके कोरोना लेकर के तो मिलना जुलना हुआ ही नहीं 1-1.5 साल में, सिवाय एक आध बार के वो भी मीटिंग में मुलाकात हुई। लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन जहां होता है तो नेता जो होते हैं उनको कुछ आप कह नहीं सकें, वो कुछ सुन नहीं सके, तो बात जो है बढ़ती जाती है। एनडीए के प्रति भरोसा जताने वाले पशुपति पारस को इसका इनाम भी मिल सकता है। माना जा रहा है कि जल्द मोदी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक उसमें पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने पर सहमति बन चुकी है। वैसे भी रामविलास पासवान के निधन के बाद से एलजेपी के कोटे से एक मंत्री कैबिनेट में बनाया जाना था। यानी चिराग पासवान पार्टी में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी के सभी 5 बागी सांसद आज शाम दिल्ली से पटना जा रहे हैं, जहां आगे की रणनीति पर फैसला होना है। पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे चिराग पासवान के राजनीतिक सफर को देखें तो पिछले 7 सालों में उन्हें कुछ बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा है, लेकिन अब जो नए हालात उनके सामने पैदा हुए हैं उसकी वजह से वो लोक जनशक्ति पार्टी में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं, और उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा ये खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। कैमरा पर्सन नदीम आलम और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।